चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन। सबसे पहले समझते हैं वेरिएशन मतलब क्या। वेरिएशन मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं वेरिएशन मीन्स रिलेशन। वेरिएशन मतलब क्या? रिलेशन। रिलेशन बिटवीन एनी टू थिंग्स। वेरिएशन मतलब क्या? वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। अभी हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या? व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन अ डायरेक्ट रिलेशन इट इज सेड टू बी डायरेक्ट वेरिएशन। जब दो क्वांटिटीज के बीच में, क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज, जब किसी भी दो चीज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज आप मार्केट में परचेस करने गए हो, कोई भी चीज, चॉकलेट हो, पेन हो, पेंसिल हो, शार्पनर हो, इरेजर हो, बुक्स हो, बैग्स हो, शूज हो, कुछ भी हो। सपोज अपन एक चॉकलेट खरीदने गए जो 5 रुपीज का है, ठीक है। अब अपन ने उसको 5 रुपये दिए तो वो कितने चॉकलेट देगा? 5 रुपीज का एक चॉकलेट है। आपने 5 रुपीज दिया है तो वो एक चॉकलेट देगा। आपने आपने उसको 10 रुपीज दिए तो वो कितने देगा? आपने 15 दिए तो, आपने 20 दिए तो, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप पैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे चॉकलेट्स भी क्या हो रहे हैं। तो ये प्राइस का और चॉकलेट्स का कौन सा वेरिएशन है? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज को जब आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज भी, किसी भी प्राइस का क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। सॉरी, किसी भी क्वांटिटी का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। कोई भी चीज जो होती है वो प्राइस के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता आपने कम पैसे दिया और आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल गई। मतलब थी 100 रुपए में एक, आपने 10 रुपए दिए तो उसने दिल बड़ा करके 100 चीजें दे दी आपको, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब प्राइस का और क्वांटिटी का हमेशा कौन सा रिलेशन होगा? मतलब जब आप प्राइस को बढ़ाओगे तभी चीजें बढ़ेगी, जब आप प्राइस को कम करोगे तब चीजें कम होती जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलो, उसी को डायरेक्ट वेरिएशन बोला जाता है। क्लियर है सभी को? प्राइस इज डायरेक्टली वेरीज विद क्वांटिटी। किसी भी चीज की क्वांटिटी प्राइस के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में होती है। इट कैन बी रिटन इन अ मैथमेटिकल फॉर्म बाय यूजिंग अ सिंबल ऑफ अल्फा। प्राइस के लिए अगर P कंसीडर करें और क्वांटिटी के लिए अगर Q कंसीडर करें तो प्राइस इज डायरेक्टली वेरीज विद क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? इसको कैसे पढ़ेंगे? प्राइस वेरीज डायरेक्टली विद क्वांटिटी, प्राइस इन डायरेक्ट वेरिएशन विद क्वांटिटी। क्लियर है सभी को? लेकिन अगर ये सिंबल आप हटा दो वेरिएशन का और इसकी जगह का आप इज इक्वल्स टू लिखो तो इसके साथ एक और टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे K कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, क्यों यूज होता है, ये एग्जाम हम लोग प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखो, जब ये सिंबल आप हटाओगे और इसकी जगह इज इक्वल्स टू लिखोगे तो इनटू K हो जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा? K का मतलब क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है सभी को? हाँ, आप समझो मेरे पास दो अल्फाबेट है X और Y और इसको अपने को बताना है डायरेक्ट वेरिएशन में, तो कैसे लिखेंगे? X डायरेक्टली वेरीज विद Y, और अगर अल्फा को निकाल दूं तो X इज इक्वल्स टू, क्लियर है? जैसे ही हम ये सिंबल निकाल के इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो इनटू K हो जाएगा। अब चाहे वो P और Q हो, X और Y हो, A और B हो, M और N हो, कुछ भी हो, जब दो क्वांटिटीज को हम लिखेंगे तो वेरिएशन इस तरह से आएगा और जब वेरिएशन निकाल के इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो इनटू K हो जाएगा। क्लियर? K मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस यहाँ पर जो K की वैल्यू रहेगी वो हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। क्या होता है कांस्टेंट वो आगे बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर ही हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 बेस्ड है और इनडायरेक्ट के ऊपर हमारा 7.2 बेस्ड है। तो ये क्लियर है सभी को? अगर ये क्लियर है तो हम लोग फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। इतना लिख कर लो, फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हो गया है तो 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, सर्कमफ्रेंस C। सर्कमफ्रेंस C यानी सर्कमफ्रेंस को C से डिनोट करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स रेडियस R। रेडियस को किससे डिनोट करेंगे? और सपोज राउंडर पे आपने 2 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लिया और उससे सर्कल ड्रॉ किया और फिर आपने राउंडर पे एक 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, इसका रेडियस है 2 और फिर एक 5 का लिया जो 2 से बड़ा होता है और उसका एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है,
5 सेंटीमीटर का। तो जितना छोटा रेडियस सर्कल भी उतना ही छोटा आएगा, और जितना बड़ा रेडियस सर्कल भी उतना ही। तो रेडियस का और सर्कल का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो सर्कल किससे बनता है? सरकमफ्रेंस से बनता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विथ, आंसर इतना ही है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। सरकमफ्रेंस का और रेडियस का कैसा रिलेशन है? क्लियर है? आगे बोला है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल यल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार इन डायरेक्ट रिलेशन। सपोज अपने बाइक में या कार में 1 ही लीटर पेट्रोल है और आपकी कार 1 लीटर में सपोज 20 किलोमीटर जाती है, तो कम पेट्रोल रहने पे अपन ज्यादा ट्रेवल कर सकेंगे या ज्यादा पेट्रोल रहने पे ज्यादा ट्रेवल कर सकेंगे? जितना ज्यादा पेट्रोल रहेगा उतना ज्यादा अपन ट्रेवल कर सकेंगे। तो पेट्रोल का और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो यहाँ पर यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विथ डी। क्लियर है क्या कि पेट्रोल का और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन है? बिट नंबर 2 7.1 यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ एप्पल्स 1 4 12 डैश एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल, वाई डिनोट किया है कॉस्ट ऑफ एप्पल को 8 32 56 डैश 160। हमें क्वेश्चन में बोला है दैट नंबर ऑफ एप्पल्स आर डायरेक्टली वेरीज विद कॉस्ट ऑफ एप्पल। मतलब जितने ज्यादा आप पैसे दोगे एप्पल्स उतने ही ज्यादा मिलेंगे आपको। इनका डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इनको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट रिलेशन जब होता है उसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरीज या डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, जब दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या? जब एक क्वांटिटी बढ़ा रहे तो दूसरी भी बढ़ रही है, जब एक को कम कर रहे तो दूसरी भी। तो किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट और उसका कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मतलब जब आप कॉस्ट बढ़ाओगे तो वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे एप्पल्स है, सपोज 80 रुपीज केजी है या 100 रुपीज केजी है, तो अपने को 1 केजी लेना है तो कितने पैसे देना पड़ेंगे? 2 केजीज देना हो तो 3 केजीज लेना हो तो, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ रहे कॉस्ट भी क्या हो रही है। तो इन दोनों का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। नंबर ऑफ एप्पल को किससे डिनोट करना है और कॉस्ट ऑफ एप्पल को, इन दोनों का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन को किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से। किससे डिनोट करेंगे? लेकिन जब ये अल्फा हम निकाल देते हैं और इसकी जगह इक्वल्स टू लिखते हैं तो इंटू के हो जाता है। के का मतलब होता है के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये सभी में के की वैल्यू सेम रहेगी। के मतलब कांस्टेंट होता है, उसको कैसे निकालना है वो देखते हैं। एक्स की वैल्यू कितना है? ये फर्स्ट, इसमें देखो फर्स्ट कॉलम में एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की, तो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। ये 8 इंटू में इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा? डिवाइड 1/8 इज इक्वल्स टू, यानी के की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8। समझ में आ रहा है? अब ये के की वैल्यू लेके अपन हर एक वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अपना के का वैल्यू। अब ये फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें भी दोनों आंसर दिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। यहां पर लिखो फर्स्ट वन, x डायरेक्टली वेरीज विथ y। x और y का कौन सा रिलेशन है? हाँ, तो इसको निकाल दो। x इज इक्वल्स टू y इंटू के। x की वैल्यू है क्या अपने पास? तो x को x लिखो। y की वैल्यू है क्या अपने पास? 56। k की वैल्यू है क्या? यहाँ पर है, देखो इसको इक्वेशन 1 दे दो। कितना है k की वैल्यू? 1/8 फ्रॉम इक्वेशन 1। 8 के टेबल में 56, 8 1 जा 8 7 जा, तो x की वैल्यू 7 1 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? अब ये दोनों को लेते हैं फिर से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। सेम सॉल्व करेंगे। x डायरेक्टली वेरीज विथ y, इसको निकाल के इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू y इंटू के। के कांस्टेंट मतलब के हर एक में सेम होगा। कांस्टेंट मतलब जो हर जगह सेम है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 12। y की है क्या? नहीं है, तो y। k की है क्या? 1/8। क्या है? 1/8। 12 इज इक्वल्स टू, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1,
जब बीच में इंटू हो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। y वन जा y, 8 वन जा 8, 8 डिनोमिनेटर में इधर आया तो इंटू 12 इंटू 8 इज इक्वल्स टू y, 12 8 जा 96 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू कितनी है? समझ में आ रहा है सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? थर्ड वन कर सकते हैं क्या अपन? देखो ये फर्स्ट वन की तरह करना है, थर्ड वन देख लो। यहाँ पर लिख दो, एक रीजन रह गया कि k की वैल्यू कहां से आई है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है क्या? ये समझ में आ रहा है सभी को? x varies directly with y, x is equals to y into k। x की वैल्यू कितनी है? नहीं है, तो x, k की वैल्यू 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 जीरो जा 0, 20 इंटू 1 बचा है। क्वेश्चन नंबर 3, if m varies directly with n and when m is 154, n is 7, find the value of m when n is 14। यहाँ पर m के और n के दो बार हमें अलग अलग वैल्यूज दिया है, मतलब n के दो बार दिया है, तो इसको पहले यूटिलाइज करके k निकालते। हमें बोला है m varies directly with n, m varies directly with n, ये सिंबल निकाल के इज इक्वल्स टू अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटू के। ये वैल्यू यूटिलाइज करो, m की कितनी है 154, n की कितनी है इंटू ये 7 को इधर लाओ, 154 बाय 7 इज इक्वल्स टू के। 7 से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 154 को, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, यानी आंसर कितना आ जाएगा 22। आंसर कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो k की वैल्यू आ गई अपने पास। अब फिर से m varies directly with n, m is equals to n into k, n into k। अब ये वैल्यू लेना है अपने को, इसमें m की तो कोई वैल्यू नहीं है तो m ही लिखो, n की वैल्यू और k की वैल्यू यहां पर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 m is equals to 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 308। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? लिख कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, n varies directly with m, तो ये आंसर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको लिखते हैं n varies directly with m, गिवन है, ये दिया हुआ है। अब हमें इसकी जगह पे इज इक्वल्स टू लेना है, तो n इज इक्वल्स टू m इंटू k। मैंने बताया था k क्या होता है, k इज कांस्टेंट। जब हमें ये सिंबल निकाल के इज इक्वल्स टू लेना है तो हमें इंटू k लिखना पड़ेगा। अब n और m के वैल्यू अगर पुट अप करेंगे तो n की वैल्यू है 12 और m की वैल्यू है 3 इंटू 3 इधर लो, 12 बाय 3 इज इक्वल्स टू k, 4 जा। अब फिर से n varies directly with m, so n is equals to m into k। k की वैल्यू को दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। n की वैल्यू नहीं पता तो m की वैल्यू 6.5 और k की वैल्यू 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 6.5 इंटू 4, 4 6 24 और ये 26.0 यानी 26, तो यहाँ का आंसर जो है हमारा वो कितना है 26। समझ में आ रहा है क्या सभी को? 6.5 इंटू अगर 4 करेंगे तो 4 5 20, 4 6 24, 26.0 यानी। क्लियर है? ये दो सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन? k की वैल्यू लो और सॉल्व करो। हाँ, n varies directly with m, तो n is equals to m into k। k की वैल्यू है अपने पास, n की वैल्यू कितनी है इसमें तो 28, n के नीचे लिखो। m पता करना है तो m इंटू 4, 4 को इधर लाएंगे तो इंटू से इधर आया तो डिवाइड, 28/4 7 जा, तो m की वैल्यू कितनी हो गई है, तो m की जगह पे 7 लिख दो, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे m की वैल्यू दिया है, n फाइंड आउट करना है।
सो 1.25 into 4 कितना हुआ? 25 4 105। तो यानी n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये है हमारे आंसर्स बिट नंबर 4 के, देख लो एक बार। और ये k की वैल्यू कहां से आई है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां भी लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, y varies directly as square root of x। y varies directly को अपन ऐसे लिखेंगे, y varies directly as स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट मतलब ये ऐसे होता है, स्क्वायर रूट किसका? y varies directly with x नहीं बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ x बोला है। क्लियर है सभी को? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, अब ये सिंबल को हटा के इसकी जगह इज इक्वल टू लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू के, मतलब k इज कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? हाँ, तो अब यहां पर देखो, ये k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये x को इधर ला लो, y ये इंटू में इधर आया तो डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x इज इक्वल टू, अब बस वैल्यू पुट अप करना है और आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? ये यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, y का आंसर कितना है? तो y की जगह लिखो 24, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट x की जगह इज इक्वल टू 24 का 24 और 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 के टेबल में 24 6। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे बोला है फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी k की वैल्यू। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है? क्लियर है सभी को? हाँ, इसको भी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोला जा सकता है, जहां हम वैल्यू पुट अप नहीं करते और सिर्फ k की वैल्यू फाइंड आउट करते, इसको भी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोला जाता है। क्लियर है सभी को? और क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यानी इक्वेशन फाइंड करना है बिना कोई वैल्यू पुटअप किए, बिना कोई वैल्यू पुटअप किए ना। y अगेन y वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर है ना? हाँ, तो इसकी जगह इज इक्वल टू ले लेंगे, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू k इज कांस्टेंट। अभी k की वैल्यू है अपने पास, y इज इक्वल टू रूट एक्स ऐसे ही लिखो और k की वैल्यू पुटअप कर दो। सॉरी, यहां पर इसको दे दो इक्वेशन 1, 6 इंटू रूट एक्स, 6 रूट एक्स, ये रहेगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या बोलेंगे इसको? k मतलब क्या? हाँ, देयरफॉर कांस्टेंट इज 6 और ये इसको बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या होता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन? देखो, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी k की वैल्यू x और y की वैल्यू पुटअप किए बिना, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यानी x या y की वैल्यू जहां पर आप मतलब वैल्यूज रियल वैल्यू पुटअप नहीं कर रहे x और y के, सिर्फ k की वैल्यू पुटअप कर रहे हो। तो बिना x और y के वैल्यू पुटअप किए जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे उसको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोलेंगे। क्लियर है? जहां k की वैल्यू आ गई वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और जहां ये x या y की वैल्यू आ गई वो क्या है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, लिख कर ले लो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबर्स employed to harvest soybean is directly varies with the number of labors. If the remuneration for 4 labor is 1000 rupees, then find the remuneration for 17 labors. मतलब क्या है? कुछ लेबर जमा की है सोयाबीन निकालने के लिए, सोयाबीन हार्वेस्ट करने के लिए। खेतों में जो लेबर्स काम करते हैं वैसे जमा किए गए और उनको कुछ ना कुछ पैसे दिए जा रहे। 4 लेबर्स को कितने पैसे दिए हैं? 1000 रुपए दिए।
तो अगर लेबर्स बढ़ा देंगे तो पैसे कितने देने पड़ेंगे वो बोलना है। यहाँ पे लेबर्स का और रेम्यूनरेशन का कौन सा रिलेशन दिया है? डायरेक्ट वेरिएशन में दिया है। तो रेम्यूनरेशन इज डायरेक्टली वेरीज टू नंबर ऑफ लेबर्स। रेम्यूनरेशन के लिए हमने आर लिया है और नंबर ऑफ लेबर्स के लिए हमने एल लिया है। तो हमें बोलना है कि अगर 4 लेबर को 1000 रुपए लग रहे हैं तो 17 लेबर कितने पैसे लेंगे? कम लोग रहेंगे तो पैसा भी कम लगेगा, ज्यादा लोग रहेंगे तो पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसको निकालते और इसकी जगह इज इक्वल टू लेंगे आर इज इक्वल टू एल इंटू के, के इज कांस्टेंट। तो अब यहां पर हमारे पास आर और यल की वैल्यू है। आर की कितनी है? 1000। यल की कितनी है? 4 इंटू 4 को इधर लाओ, 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू के, 250 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू कितनी है? इसको इक्वेशन 1 देंगे। अब फिर से हमें यह फाइंड करना है कि 17 लेबर रहेंगे तो पैसा कितना लगेगा। तो R is directly proportional to L. R is equals to L into K as K is constant. अब कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास कितनी है? तो R की वैल्यू फाइंड करना है। तो R is equals to लेबर कितने? 70 into 250 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो R is equals to 250 into 17 कर दो। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 4250। Therefore the remuneration paid to 17 labor is 4250 rupees। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? लिख कर ले लो।